बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूरी जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट किया हुआ था जी फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की सीरीज़ को। तो बेसिकली फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे पास फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसके रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जिसकी वजह से पेशेंट की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या फिर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स से देखने को मिलती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस की वजह से ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिले। तो दोनों सिचुएशंस में आपको फीडिंग एंड ईटिंग से रिलेटेड जो बिहेवियर होता है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती हैं, जो कि पर्सन की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस काज करती हैं, उसके फंक्शनिंग एरिया में, उसकी मेंटल हेल्थ में। इसके अलावा पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ होती है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हम डिस्कस करेंगे ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर में, दैट इज बुलिमिया निरोसा। बुलिमिया निरोसा आपके पास क्या है, किस किस्म का डिसऑर्डर है, इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, इसके पीछे काजेस क्या हो सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 उसको देखेंगे, एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर कि इसको किस तरीके से किस वे में ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। अब वही चीज़ कि आपके पास जो हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा में डिस्कस की थी, वही चीज़ हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बुलिमिया नर्वोसा एंड व्हाट इज़ बुलिमिया। ठीक है, बुलिमिया वैसे एक सिम्टम भी हो सकती है, एंड बुलिमिया आपके पास एक डिसऑर्डर, जब उसके साथ नर्वोसा लग जाता है तो इट्स बिकम अ डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक ऐसी हैबिट होती है जिसमें आपको पेशेंट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो खाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके पेशेंट में ये एंजाइटी पाई जाएगी, हाई लेवल की एंजाइटी कि उसका वेट गेन ना हो जाए, उसको जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मेथड ऑफ फूडिंग को यूज़ करता है ताकि उसने जो कैलोरीज खाई हैं वो उसकी बॉडी का पार्ट ना बन सके। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दैट इज आपके पास एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय रेगुलर ऑफन सिक्रेटिव बोर्ड्स ऑफ ओवर ईटिंग फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस वॉमिट। ठीक है, आपके पास इमेसिस आ जाता है, पुर्जिंग, स्ट्रिक्ट डाइटिंग, एक्सट्रीम एक्सरसाइज एसोसिएटेड विद परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव कंसर्न विद बॉडी वेट। ये पेशेंट भी बॉडी वेट के साथ कंसर्न होता है, और एनोरेक्सिया का पेशेंट भी जो है वो आपके पास बॉडी वेट से कंसर्न नजर आएगा। इन दोनों में आपने डिफरेंस किस तरह से करना है। जो आपके पास एनोरेक्सिया का पेशेंट होता है वो ईटिंग नहीं करता, ज़्यादातर उसका जो बिहेवियर होता है, जो मेथड वो यूज़ करता है अपनी बॉडी के को लेकर, अपनी बॉडी वेट को लेकर, वो रिस्ट्रिक्शन मेथड को यूज़ करता है, पुर्जिंग भी करता है, जिसको हम आगे चलकर स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बुलिमिया में आपको ओवर ईटर्स नजर आएंगे, ओवर ईटिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर वो क्या करेंगे, वो पुर्जिंग के मेथड को यूज करते हुए अपनी जो कैलोरीज उन्होंने खाई हैं उसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बनने देते, जिसमें आपके पास सेल्फ इंड्यूस वॉमिट आ जाती है, आपके पास डिफरेंट मेथड ऑफ जो है वो लेक्सेटिव मेडिसिन यूज़ कर सकता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट होता है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया के पेशेंट में डिफरेंस पाया जाता है, एनोरेक्सिया का जो पेशेंट होता है वो अंडर वेट होता है। ठीक है, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो एनोरेक्सिया का पेशेंट होता है वो अंडर वेट होता है। इसके अलावा जो बुलिमिया का पेशेंट होता है वो नॉर्मल वेट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बुलिमिया के जो पेशेंट्स हैं वो ओवरवेट भी देखने को मिलेंगे, नॉर्मल वेट या फिर ओवरवेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में आपको अंडरवेट पेशेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और वो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन को यूज़ करते हैं और पुडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपने देखना है। वहाँ पे भूख नहीं लगती, वहाँ पे पेशेंट खाना नहीं खाएगा, बहुत कम खाएगा, लेकिन बुलिमिया में खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ओवर ईटिंग भी की जा सकती है, पेशेंट के अंदर ये पाई जा सकती है हैबिट। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बिंज ईटिंग में भी पेशेंट बहुत खाता है और बुलिमिया में भी पेशेंट बहुत खाता है। तो देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो बुलिमिया की है। तो बुलिमिया में हमने देखा कि ओवर ईटिंग होगी, लेकिन साथ में क्या होगा, पुर्जिंग बिहेवियर होगा ताकि जो कैलोरीज है उसका उसकी बॉडी का पार्ट ना बन सके। नेक्स्ट आपके पास रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास
टेम्परामेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट की जो थिंकिंग होती है, पेशेंट की जो आपके पास मिलेगी थिंकिंग, उसमें आ जाएगा कि वो वेट, उससे कंसर्न होगा कि उसको ये होगा कि मेरा वेट गेन ना हो जाए। उसकी जो आपके पास सेल्फ इस्टीम या फिर आपके पास जो देखने को मिलेगी वो लो मिलेगी, ठीक है। सेल्फ इस्टीम उसकी लो होगी, या फिर सेल्फ आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो लो होगा पेशेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं एनोरेक्सिया के पेशेंट के साथ, कि एनोरेक्सिया का जो पेशेंट होता है ना, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा डाउन होती है एज कम्पेयर टू बुलिमिया निरोसा। इसके अलावा आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास सोशल एंजाइटी मिल सकती है, और बहुत सारी अदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगी। ओवर एंशियस होगा पेशेंट। और इसके अलावा आपको अगर दूसरी तरफ बात करें रिस्क फैक्टर्स के, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की, तो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में आपके पास जो है वो कल्चर आ सकता है, उसकी जॉब आ सकती है, इसके अलावा उसकी जो चाइल्डहुड ट्रामास होते हैं वो आ सकते हैं। ये सारे कुछ रोल प्ले करते हैं इस डिसऑर्डर के अंदर। एंड एट द एंड हम लोग अगर बात करते हैं जेनेटिक्स की या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, तो जेनेटिक भी इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक के अलावा आपके पास जो है वो उसके डिफरेंट ग्लैंड्स या डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के अंदर। उसके बाद प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास जो 12 मंथ का इसका प्रेवलेंस है, सेम एज द एनोरेक्सिया निरोसा, दैट इज सॉरी, ये एनोरेक्सिया निरोसा का आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा का जो प्रेवलेंस है, आपके पास जो प्रेवलेंस आपको देखने को मिलता है, दैट इज 1 to 1.5%। ये यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, 1 से लेकर 1.5% तक इसका जो प्रेवलेंस है वो देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ के अंदर। और फीमेल में ये ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। वही चीज़ एनोरेक्सिया की तरह छोटे छोटे माइनर माइनर से डिफरेंस है, इनको आपने याद रखना है। एनोरेक्सिया का पेशेंट अंडरवेट होता है। एनोरेक्सिया के पेशेंट के अंदर आपको ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन मिलती है, और आपको जो है वो सेल्फ स्टीम पेशेंट की बहुत ज़्यादा लो होती है, और देखने में भी वो इस तरह से बिल्कुल हड्डियां से उसकी नज़र आ रही होती हैं। जबकि बुलिमिया निरोसा का पेशेंट नॉर्मल वेट भी हो सकता है और ओवर वेट भी हो सकता है। ओवर ईटिंग पाई जाती है, और इस ओवर ईटिंग को कंपनसेट करने के लिए पुर्जिंग का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। Overeating during that episode, a feeling that one cannot stop eating or control what or how much one is eating. अब यहाँ पे हो सकता है कि उसको उसके अंदर इनसाइड हो कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, लेकिन उसको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता जब वो खा रहा है, ठीक है। अब उसको इनसाइड है कि मैं बहुत ज़्यादा ईटिंग कर रहा हूँ, ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को रोक नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ कंट्रोल होता है वो उसके अंदर जो है वो लैक करता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को नहीं रोक पा रहा होता। अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्राइटेरिया नंबर बी की, रिकरेंट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। अब वही चीज़ कि आपके पास जो कंपेंसेटरी बिहेवियर पाया जाएगा इसके अंदर, कि उसने खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, अब वो क्या करेगा, वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट करेगा, मिस यूज ऑफ लैक्सेटिव करेगा, डाययूरेटिक्स लेगा, मेडिकेशंस लेगा, फास्टिंग करेगा, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब आपके पास बुलिमिया नर्वोसा का क्लाइंट आएगा या बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट आता है, तो उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। ईटिंग तो वो ओवर ईटिंग करता है, लेकिन क्योंकि उसको अपने वेट गेन करने का जो है वो प्रॉब्लम होता है कि मुझे वेट गेन ना हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ या मैं ओवरवेट हो रहा हूँ। इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्या करता है कि वो पुर्जिंग का सहारा लेता है, पुर्जिंग मेथड को यूज़ करते हुए अपनी जो उसने खाना खाया है उसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बनने दे रहा होता। दिस बिंज ईटिंग and inappropriate compensatory behavior both occur on average at least once a week for 3 months। अब यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भी मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास जब आपके पास बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट आता है तो आपने उसको डायग्नोज कब करना है। इसका ड्यूरेशन आपके पास 3 मंथ्स होता है, और 3 मंथ्स के लिए आपने देखना है कि वंस अ वीक वो बिंज ईटिंग कर रहा हो, ठीक है। बिंज ईटिंग अगर वो वंस अ वीक कर रहा है पिछले 3 महीनों से, तो आप उसको बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट जो है वो कहेंगे। Self-evaluation is unduly influenced by body shape and weight। वही चीज़ आ जाती है। The disturbance does not occur exclusively during episode of anorexia nervosa। अब यहाँ पे वही चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें जो है वो एनोरेक्सिया
नर्वोसा में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि पेशेंट के अंदर वेट गेन बहुत कम होता है, सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, बिंज ईटिंग के एपिसोड नहीं पाई जाती हैं, अगर पाई जाती हैं तो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं तो फिर आप उसको बुलिमिया नर्वोसा, अगर बाकी सिम्टम्स मैच कर रही हैं बुलिमिया से, तो आप उसको बुलिमिया नर्वोसा जो है वो डायग्नोज करेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास सिवियरिटी लेवल, कि आपने उसको किस लेवल पर जो है वो सीवियर है, किस लेवल पर आपके पास वो माइल्ड है, मॉडरेट है। आपने देखना है कि अगर पेशेंट के अंदर जो है वो 1 से 3 तक एपिसोड आ रही हैं वीक के अंदर, तो आप उसको माइल्ड बोलेंगे, यानी कि बिंज ईटिंग की जो एपिसोड है और साथ साथ उसका जो इनअप्रोप्रिएट कंपेंसेटरी बिहेवियर है वो साथ आ रहा है, इन दोनों की 3 एपिसोड आ रही हैं एक वीक के अंदर, तो आप उसको कहेंगे कि ये माइल्ड है। नेक्स्ट, अगर उसके पास 4 to 7 एपिसोड्स आ रही हैं तो वो मॉडरेट कहलाएगा। अगर वीक में 8 से 13 एपिसोड्स आ रही हैं तो वो सीवियर पे चला जाएगा, एंड 14 या 14 से ज़्यादा आ रही हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। और यहाँ पे आप उसको हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरवेट हो सकता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो सकता है बिंज ईटिंग की वजह से, या फिर ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो उसमें, क्योंकि वो लैक्सेटिव यूज़ कर रहा था तो डायरिया, वॉमिटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक जो है वो आपके पास उसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बीएमआई डिस्टर्ब हो सकता है। ओवरवेट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रिजिंग का सहारा ले रहा है, तो जिसकी वजह से आपको जो है वो मेडिसिन यूज़ करवानी पड़ सकती हैं, हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ सकता है पेशेंट को। तो ये चीज़ें आपको, मतलब आपके पास मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं पेशेंट को, इतना सीवियर लेवल पर नहीं करवाई जाती जैसे कि एनोरेक्सिया में करवाई जाती है। यहाँ पे मेलन्यूट्रिशन भी बहुत कम होती है क्योंकि पेशेंट खाता है, एनोरेक्सिया में क्योंकि बिल्कुल खाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाता है, जिसकी वजह से उसको मेलन्यूट्रिशन का सामना करना नहीं पड़ता। यहाँ पे आप सीबीटी करवा सकते हो पेशेंट को, और इसके अलावा एसएसआरआई की मेडिसिन वगैरह यूज़ करवा सकते हो, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करवा सकते हो पेशेंट को, जिससे उसकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्ट हो और उसके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बुलिमिया नर्वोसा को, आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के तक, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।